एक ऐसा ऑपरेशन जिसका नाम आज भी भारत की आधिकारिक फाइलों में मिलना मुश्किल है, लेकिन इसकी वजह से एक पूरे देश का भूगोल बदल गया। भूगोल बदल गया? आप 1971 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ईस्ट पाकिस्तान में हालात बेकाबू थे। 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी जान बचाकर भारत की सीमाओं में घुस रहे थे, और उस वक्त पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध जता रहा है। बाहर से देखने पर ऐसा ही था, लेकिन परछाइयों में असली युद्ध की तैयारी काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। भारत को 1962 और 1965 के युद्धों में एक बहुत बड़ा सबक मिला था। हमारे पास दुश्मन की गतिविधियों की सटीक खुफिया जानकारी नहीं थी। ये एक ऐसी कमजोरी थी जिसे और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब दुश्मन की चालों से हैरान होने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें एक ऐसी ताकत चाहिए थी जो सरहद पार की खबरों पर गहरी नज़र रखे। उन्होंने आर्यन काओ को चुना। काओ का काम केवल जानकारी जुटाना नहीं था, उन्हें एक ऐसी एजेंसी बनानी थी जो दुश्मन के इलाके के भीतर घुसकर उसकी आंतरिक स्थिरता को चुनौती दे सके। इसी ज़रूरत ने रॉ को जन्म दिया। रॉ को एक रणनीतिक हथियार की तरह तैयार किया गया। इसका मकसद था दुश्मन को सीधे युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ही अंदर से कमज़ोर कर देना। तो रॉ ने ये सब किया कैसे? युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही रॉ की एजेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के भीतर मजबूत नेटवर्क बना चुके थे। वे छात्रों और स्थानीय नेताओं के संपर्क में थे। इसी नेटवर्क से गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनाए गए। यहाँ हजारों बंगाली नौजवानों को गुरिल्ला रणनीति सिखाई गई, यानी छुपकर हमला करना, दुश्मन की रसद काटना और बिना सामने आए नुकसान पहुंचाना। ये लड़के आगे चलकर मुक्ति वाहिनी के नाम से जाने गए। और पाकिस्तान की सेना क्या कर रही थी? उन्हें लग रहा था कि वे एक साधारण स्थानीय विद्रोह को दबा रहे हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इन छोटी छोटी झड़पों के पीछे दिल्ली से नियंत्रित एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। रॉ ने स्थानीय गुस्से को एक संगठित सशस्त्र बल में बदल दिया था, जो पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। लेकिन रॉ का सबसे साहसिक सामरिक प्रहार अभी बाकी था, ऑपरेशन जैकपॉट। रात के गहरे अंधेरे में नेवी द्वारा ट्रेंड किए गए कमांडोज ने चटगांव और मोंगला पोर्ट्स पर पानी के भीतर से एक साथ हमला किया। एक ही रात में पाकिस्तानी सेना के गोला बारूद और ईंधन से भरे कई सप्लाई जहाज बंदरगाहों में ही डुबो दिए गए। मतलब बिना किसी बड़े सैन्य टकराव के उन्होंने पाकिस्तान की पूरी रसद ही काट दी। बिल्कुल, एक रात के हमले ने पाकिस्तान की पूरी सप्लाई चेन को लकवा मार दिया। दिसंबर 1971 में जब भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर युद्ध में प्रवेश किया, तो उन्हें एक ऐसा मैदान मिला जिसे रॉ पिछले 9 महीनों से तैयार कर रहा था। लगातार 9 महीनों के दबाव और कटी हुई सप्लाई के कारण पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट चुका था। भारतीय सेना के अंतिम प्रहार के सामने वे हर तरफ से घिर चुके थे। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जो हुआ वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया। ये एक ऐतिहासिक सैन्य जीत थी, जिसे भारतीय सेना के पराक्रम और महीनों चले उस अचूक खुफिया अभियान की जुगलबंदी ने मुमकिन बनाया था। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी आधिकारिक किताबों में इस हार को स्वीकार करता है? आज भी पाकिस्तान का आधिकारिक इतिहास कहता है कि उन्हें अपनों ने धोखा दिया। वे इस हार का दोष भारत से ज्यादा अपनी आंतरिक परिस्थितियों पर मढ़ते हैं। वे रॉ की भूमिका को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होगा ये मानना कि एक विदेशी एजेंसी ने उनके अपने ही घर में घुसकर उनकी सेना को बेअसर कर दिया। आज रॉ के मुख्यालय में आर्यन काओ की एक तस्वीर लगी है, जिसके नीचे लिखा है द मैन हु नेवर वॉज, वो आदमी जो कभी था ही नहीं। इतिहास के सबसे सफल ऑपरेशंस की पहचान यही होती है कि उनकी सच्चाई इतनी तकलीफदेह होती है कि दुश्मन भी